ओके जी। तो सबसे पहले जी हम ये देख लेते हैं कि एक चार्ट पे चले जाते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जो लेवल बनाए थे, ये देखिए मैंने सेव किया हुआ है। न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ये आपका जो, हाँ जी बिल्कुल ये बनाए थे। अब आप देखें कि उस जिस दिन हमने ये फ्राइडे वाले दिन हमारा सेशन था और मैंने ये कुछ लेवल्स जो हैं ये बनाए थे आपके सामने, और मैंने सेव कर लिए थे। आप देखें इस पेयर ने कितना जबरदस्त हमारे उन जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, आप देखें ये ऊपर से नीचे आया इधर, यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल। ठीक है, इसने इसको नीचे जाने से रोका। ये 4 घंटे का कैंडल है जी, इसको आप 1 घंटे पे भी लेके आ सकते हैं। ये देखें, तो ये कितना जबरदस्त, देखें ऊपर से आया, इसको तोड़ के वापस गया ऊपर। रेजिस्टेंस का जो लेवल था ये वाला, पहले जो सपोर्ट था, इसको अब ये ऊपर तोड़ के नहीं जा सका। यहाँ से जब नीचे आया, लोगों ने सेल की ट्रेड ली। उनका जो एसएल था वो यहाँ पे ऊपर था, टीपी जो थी वो यहाँ पे थी, टीपी हिट हुई देखें। फिर यहाँ से सपोर्ट के स्ट्रांग लेवल को जब ये तोड़ के नीचे नहीं जा सका, यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो लोगों ने यहाँ से बाय की ट्रेड ली होगी, एसएल उन्होंने यहाँ पे रखा होगा, टीपी उन्होंने यहाँ पे लगाई होगी बाय की ट्रेड से। ठीक है, आप देखें टीपी उनकी हिट हुई, और फिर यहाँ से दोबारा सेल की ट्रेड मिली। ठीक है जी, इस जगह से नीचे जाते हुए, और एसएल सेल की ट्रेड का यहाँ पे था। ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल से कम 15 से 20 पिप ऊपर, और टीपी उनकी फिर यहाँ पे थी। अब देखें अभी तक टीपी तो हिट नहीं हुई इस ट्रेड की, सेल की ट्रेड की, लेकिन टीपी हिट होने से पहले यहाँ तक अब देखें ये प्राइस आई थी, और यहाँ से जब ऊपर जाने लगी तो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी होगी, ज्यादातर लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो ये आपके सामने देखें कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं, वो 70 to 80% तक वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना। और याद रखें कि ये 70 to 80% तक का जो सक्सेस रेशो होता है, ये बहुत बड़ी रेशो समझी जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो नॉलेज देखें कितना सिंपल सा है, और इसके ऊपर अगर आप थोड़े से लेवल बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो उससे आपको फायदा कितना ज्यादा हो सकता है। ओके जी, आज हम इसी में एक चीज और ऐड करेंगे। एक लफ्ज होता है जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के अंदर अभी तक तो हमने बनाए थे ये लेवल 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, ज्यादातर लेवल हमारे 4 घंटे के चार्ट पे बने हुए हैं। तो लेकिन जब आप 4 घंटे के से निचले चार्ट पे आएंगे, यानी 1 घंटे के चार्ट पे आएंगे, तो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है, उनके अपने लेवल्स बनेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। उसके बाद जब आप 30 मिनट यानी 1 घंटे से भी छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, छोटे चार्ट पे आएंगे, तो 30 मिनट की जो कैंडल्स होती हैं उनके अपने लेवल्स बनेंगे। तो वो हमने कैसे बनाने हैं, अब आप देखें सिंपल, यही हमारा। ओके जी, मैं पहले आपके साथ कोई नया चार्ट ओपन करता हूं, पहले आपको वहां पे बताता हूं, ठीक है, एक लेवल बना के, और फिर मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल जी, मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। ये एक है NZD CHF। ठीक है, और इसको हम लाइव ले आते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और ये हम थोड़ा पीछे चले गए। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप देखें कि इस जगह के ऊपर, यहाँ पे ये मैं एक लेवल बनाने लगा हूं जी। यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त, ये 4 घंटे के चार्ट पे, नहीं 4 घंटे का चार्ट ये है। ओके, ये लाइव जहां पे मार्केट चल रही है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये लाइव जो मार्केट चल रही है यहाँ पे आज के दिन की, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस जगह के ऊपर अगर मैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। अच्छा, इसमें आप देखें 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक अभी तक कुछ कैंडल्स ने कुछ बहुत ज्यादा एक लेवल के ऊपर
रेजिस्टेंस या सपोर्ट शो नहीं की यहाँ पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए ना। फॉर एग्जाम्पल, ओके जी, मैं वन डे के चार्ट पे जा रहा हूँ, क्योंकि अब देखें 4 घंटे के चार्ट पे मुझे कोई प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं 4 घंटे से ऊपर वाले लेवल पे चला गया, वन डे के चार्ट के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा। अब देखें इस जगह के ऊपर कितना जबरदस्त हमारा ये एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोर्ट का लेवल बनाने लगा हूँ जी, और एक दिन के चार्ट के ऊपर जो मैं सपोर्ट का लेवल बनाने लगा हूं उसका जो कलर है, लेट्स से कि मैं ये ब्लैकिश सा रख देता हूं। अब देखिए ये एक दिन की कैंडल का लो पॉइंट, दूसरे दिन की कैंडल का लो पॉइंट, तीसरे दिन की कैंडल का लो पॉइंट, चौथे दिन की कैंडल का लो पॉइंट। तो ये जो 4 कैंडल्स हैं ये वाली, इनके जो लो पॉइंट्स है वो देखें ये बिल्कुल तकरीबन एक ही जगह से, तकरीबन, ठीक है। ये देखें, तो मैंने क्या किया कि इन 4 कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स थे, ये वन डे की कैंडल है ना एक, यानी 4 दिन तक ये जो लेवल था, जो 4 कैंडल्स के लो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके, ठीक है, यहां पे एक लेवल बना दिया मैंने सपोर्ट का, ठीक है। और इसी का एक मैं ऊपर अगर रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, ठीक है, वन डे के चार्ट के मुताबिक, तो आप देखें कि ये पहले एक एक कैंडल का हाई पॉइंट, दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट, तीसरी का, चौथी का, ठीक है, फिर पांचवी का, छठी का। तो ये अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं तो वो तकरीबन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लें जी, ठीक है। अब ये देखें वन डे के चार्ट के मुताबिक मैंने एक सपोर्ट का लेवल बना दिया यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया। अब इसको, ये तो हो गया वन डे का चार्ट, ठीक है, इसको मैंने कर लिया यहाँ पे सेव। अब इस वन डे के लेवल को जिस वक्त हम वन डे से छोटे चार्ट के ऊपर लेके आएंगे, यानी 4 घंटे के चार्ट पे लेके आएंगे, तो आप देखिएगा कि इन दो लेवल्स के बीच में 4 घंटे के कैंडल्स के मुताबिक कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, अब वो मैं क्या करता हूं, 4 घंटे के मैं वो लाइनें बना लेता हूं, ठीक है जी, सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की। और ये जो अब मैं बनाने लगा हूं ये होंगे 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, और इनका जो कलर है लेट्स से कि मैं कर लेता हूं ब्लू, ये वाला, और लाइन को मैं कर देता हूं मैक्सिमम। तो अब ये दो जो लेवल्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तो है बड़े लेवल, नीचे वाला सपोर्ट का लेवल, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का लेवल, लेकिन ये है वन डे के चार्ट के मुताबिक। एक दिन के चार्ट का जो लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब हमने वन डे के चार्ट के से 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आए, तो अभी 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक आप देखें कि एक तो जो सपोर्ट का लेवल मुझे मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। ये आप देखें, ये ऊपर से कैंडल आई, यहाँ पे देखें 4 घंटे की कैंडल, एक दो तीन चार, उसके बाद ये नीचे से जाती हुई काफी सारी कैंडल्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ये देखें। तो अब आप देखें एक तो हमारा ये लेवल हो गया बीच में 4 घंटे का, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहां से थोड़ा सा ऊपर, तो ये जगह भी ऐसी लग रही है, ये वाली जगह, कि यहाँ पे भी अच्छी खासी ऊपर कैंडल्स जा रही हैं तो रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये ऊपर से कैंडल्स आई तो यहाँ पे सपोर्ट मिली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक लेवल बन रहा है 4 घंटे के मुताबिक। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक लेवल में 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये ऊपर बना लेता हूं, ये यहाँ पे एवरेज, अब मैं यहाँ, ये देखें ये जगह जी, ठीक है। अब आप देखें ये मैंने क्या किया कि बड़े जो ऊपर वाले दो लेवल हैं, ये रेजिस्टेंस का और नीचे सपोर्ट का, ये वन डे का है बड़ा, बीच में मैंने 4 घंटे के दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो लेवल्स बना लिए, ठीक है जी, जो सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब हम जब 4 घंटे के चार्ट से छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे, 4 घंटे से छोटा चार्ट होता है 1 घंटे का,
ठीक है। तो अब आप देखें कि क्या ये जो चार्ट्स है, ठीक है ना, ये जो यानी कि एक दिन का लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और उसके बाद 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स, इनके बीच में 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो कैंडल्स हैं 1 घंटे वाली, उनके भी कोई लेवल बड़े बन रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर कोई बड़े लेवल बन रहे हैं तो हमने वो भी बनाने हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये अगर आप इसको यहां पे थोड़ा सा जूम इन करें ताकि क्लियर नजर आए। ओके। तो अब आप देखें इस जगह के ऊपर ये एक जगह है जी यहां पे, ठीक है, ये वाली एक जगह, कि यहाँ पे मुझे समझ लग रही है कि हाँ ये एक ऐसा लेवल है 1 घंटे की कैंडल्स का कि जिस जगह के ऊपर बहुत सारी कैंडल्स ऊपर से नीचे आते हुए और बहुत सारी कैंडल नीचे से ऊपर जाते हुए रुक रही हैं। तो मैं इस लेवल को यहाँ पे एक ड्रा करूंगा और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा लेवल है। ठीक है जी। और ये 1 घंटे के चार्ट पे है, तो मैं अब 1 घंटे की चार्ट के मुताबिक जो लाइन है उसका कलर मैं कर देता हूँ, लेट्स से कि ये पिंक सा, ठीक है, ताकि मुझे देखने से ही पता चले कि ये 1 घंटे वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है। और मैं इसको ड्रा करता हूं इस जगह के ऊपर, ये आप चेक करें जरा। ठीक है जी। अब तो ये मेजर लेवल है। अच्छा, एक और लेवल मुझे नजर आ रहा है जी 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, मैं वो भी ड्रा करने लगा हूं। मैं करने लगा हूं इस जगह के ऊपर, ये लें जी। अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि चार्ट एक ही है, ठीक है, एक ही चार्ट के ऊपर मैंने 1 डे के चार्ट के मुताबिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 2 लेवल बनाए। ठीक है, ये मेजर लेवल हैं, बहुत पावरफुल लेवल है। उनके बीच में मैंने 4 घंटे, ये नीले जो नीली लाइन वाले जो लेवल्स हैं 1 और 2 लेवल मैंने 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक बनाए। और उसी के अंदर मैंने फिर जब 1 घंटे के ऊपर आया चार्ट पे, तो बीच में मुझे 1 घंटे के कैंडल्स के 2 लेवल्स और बन गए। ठीक है ना, ये देखें ये वाला जो पिंक लाइन है और नीचे वाली पिंक लाइन। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगर आप इनको थोड़ा सा जूम इन करके देखें, ठीक है ना, अगर आप 1 घंटे से भी छोटे चार्ट के ऊपर जाएं 30 मिनट के ऊपर, तो इन सारे लेवल्स के बीच में अच्छा खासा फासला है। ठीक है, अच्छा खासा फासला है। ये देखें कितनी स्पेस है बीच में। 30 मिनट की देखें, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, इनकी अच्छी खासी स्पेस है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिक्स हो गए हुए हैं। ठीक है। अब इस टेक्निक को कि आप एक ही चार्ट के ऊपर एक दिन का, 4 घंटे के और 1 घंटे के लेवल जब इकट्ठे बनाते हैं एक ही पेज के ऊपर। मैं एक सेकंड जी, मैं इस बंदे की जरा तबीयत साफ कर दूं। जी भाई, मैं अभी जूम मीटिंग में बिजी हूँ। 1 घंटे के बाद मैं आपका मैसेज सुनूंगा। ठीक है ना, आप अपने टीम लीडर से बात करो, वो आपका मसला जल्दी करवा देगा जो भी है। ओके जी। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक ही पेज के ऊपर, एक ही चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स वाले 3 डिफरेंट लेवल्स बना दिए। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें जो आइडियल ट्रेड मिलेगी, ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए? 1 डे के लेवल के ऊपर से, सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड जो हम लेंगे वो आइडियल बाय की ट्रेड होगी। अब देखें, जिस आदमी ने यहां से, ये 1 डे का सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, मजबूत है, ऊपर से कैंडल आई थी, देखें यहां पे ये आई, नीचे तोड़ के नहीं जा सकी, जब यहां से वापस ऊपर उठ के जाने लगी तो यहां से बाय की ट्रेड ले ली। तो अब इसकी जो टीपी होगी वो बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसका क्योंकि ये बड़ा लेवल है तो इसके सेंटर में भी टीपी हो जाए, ठीक है, तो वो भी काफी थी। तो अब देखें उससे ऊपर, बल्कि अगर मैक्सिमम टीपी थी अगले रेजिस्टेंस के लेवल तक,
काफी दिनों के बाद, ठीक है, काफी दिनों के बाद नहीं बल्कि काफी घंटों के बाद, तकरीबन 15-20 घंटे के बाद देखें बड़ी टीपी भी हिट हो गई। तो आप देखें कि यहां से जिसने वन डे का जो सपोर्ट का बड़ा लेवल था वहां से ऊपर उठते हुए जब बाय की ट्रेड ली, और टीपी आप देखें अगर उसने सेंटर में भी रखी थी तो कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला उसको। और अगर मैक्सिमम टीपी अगले रेजिस्टेंस के लेवल तक थी तो आप देखें वो उसके तो हो सकता है कि उसका एक हफ्ते का टारगेट एक ही ट्रेड ने पूरा कर दिया हो, छोटी सी ट्रेड ने प्रॉफिट कमाने का जो टारगेट था उसका, ठीक है। अच्छा, अगर हमें वन डे के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वहां से ट्रेड नहीं मिल रही, तो फिर दूसरी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम 4 घंटे के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वहां से जब कैंडल वापस मुड़ रही है ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लें सपोर्ट के लेवल से, और नीचे जाते हुए रेजिस्टेंस के लेवल से हम सेल की ट्रेड लें। लेकिन उसमें रिस्क होगा, उसमें रिस्क ज्यादा होगा। तो आइडियल ट्रेड वो होगी जो इस केस में वन डे के चार्ट के ऊपर जो हमने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया वहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ें, और जो सपोर्ट का लेवल है वन डे के चार्ट के ऊपर वहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड पकड़ें, ठीक है। बाकी एसएल और टीपी वहां वैसे ही होगी जैसे हम पहले बात हमने की थी। अब देखें यहां से आपने इस जगह से ये वन डे का चार्ट, ये ऊपर गई कैंडल, ठीक है, यहां से ऊपर नहीं जा सकी तोड़ के, यहां से जब नीचे जाना शुरू हुई तो इधर से किसी ने सेल की ट्रेड ले ली, और इसका जो एसएल था वो लेवल के ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। अब देखें यहां से नीचे गई तो इसकी क्योंकि लेवल बहुत बड़े हैं, फासला बहुत बड़ा है एक लेवल का दूसरे लेवल से, वन डे के चार्ट की बात कर रहा हूं, तो आपने सेंटर में टीपी लगानी थी, तो वो भी बहुत बड़ी टीपी थी, वो देखें आराम से हिट हो गई। अगर आपने टीपी नीचे लगाई हुई थी मैक्सिमम अगले सपोर्ट के लेवल पे, तो भी जिस वक्त आपने देखा कि यार ये इतना ज्यादा प्रॉफिट में तो जा चुकी है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपने अपना जो स्टॉप लॉस था जो ऊपर था उसको आपने नीचे ले आना था प्रॉफिट में। तो अगर आप लेट्स से कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने कर दिया हुआ था, तो ये ट्रेड टीपी हिट किए बगैर वापस जब ऊपर जाना शुरू हुई तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड फिर भी क्लोज हो गई, एसएल हिट हो गया प्रॉफिट में। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखें कि अगला जो लेवल हमारा ये वाला लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग जो वन डे का है। यहां से कैंडल गई ऊपर, इस लेवल को तोड़ा, ये देखिए कुछ कैंडल्स जो हैं वो ऊपर ही क्लोज हुई, ठीक है, एक एक घंटे की ये कैंडल्स हैं। तो अब यहां पे जिन दोस्तों का सेल की ट्रेड उन्होंने पकड़ी थी, हालांकि यहां पे आप देखें कि सेल की ट्रेड अभी उसने कोई इतनी ज्यादा दी नहीं है, यहां पे ऑफर की है सेल की ट्रेड के, यहां से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी और एसएल यहां पे लगाया था उनका एसएल हिट हो गया है। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा वेट करके प्रॉपर जगह से इस जगह से रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ी है उनका देखें टीपी, बड़ी टीपी भी हिट हुई है। जो सेंट्रल हाफ वाली टीपी थी आधे रास्ते वाली वो जल्दी हिट हो गई, जो मैक्सिमम टीपी थी देखें वो भी हिट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग होती है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल में ये बताती है कि सही जगह से बाय या सेल की ट्रेड लेने की जगह कौन सी है। मतलब हम जल्दबाजी में गलत जगह से ट्रेड नहीं लेते फिर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बाय की ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए थी, आइडियल जगह बाय की ट्रेड लेने की कौन सी थी इस चार्ट में, ठीक है, तो आपके जहन में ये आएगा जी बेस्ट ट्रेड ये थी यहां से बाय की, और देखिए मैक्सिमम टीपी हिट हुई है। अच्छा जी, दूसरी बेस्ट जो आइडियल ट्रेड थी वो होनी थी यहां पे, ये जो सपोर्ट का लेवल यहां पे कैंडल ने तोड़ा है, अगर यहां से ये नीचे ना जाती कैंडल्स, यहां से अगर वापस ऊपर उठती, ठीक है, यहां से हम क्योंकि ये वन डे का चार्ट है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का लेवल है, तो यहां से ऊपर उठते हुए हमने जो बाय की ट्रेड लेनी थी अगर ये ऊपर जाती तो ये बड़ी जबरदस्त हमारी बाय की ट्रेड होनी थी। अच्छा, कुछ दोस्तों ने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली होगी इस जगह पे, अब उन्होंने जो एसएल रखा था स्टॉप लॉस वो कहाँ रखा होगा, ये सपोर्ट के लेवल से 15 से 20 पिप नीचे इस जगह पे, ठीक है, और टीपी उनकी कहाँ पे हुई होगी, कम से कम भी ये सेंटर में इस जगह पे।
तो ये तो ऊपर गई कोई नहीं, तो उनका एसएल हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़े नुकसान से उनकी ट्रेड बंद हो गई, बड़े नुकसान से वो बच गए। अगर उन्होंने स्टॉप लॉस ना लगाया होता यहाँ पे, ठीक है जी, तो ट्रेड तो गई ना उनके नॉलेज के खिलाफ, मतलब ट्रेड तो नुकसान में चली गई ऊपर जाने की बजाय, टीपी तो ऊपर थी। फर्ज करें कि वो इस थोड़े से प्रॉफिट में भी नहीं काट सके ट्रेड को, तो अब अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ना लगा हुआ होता, तो अब उनका नुकसान आप देख लें कि कितना ज्यादा हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड का लाजम आपने लगाना है। टीपी भी लगाएं लेकिन स्टॉप लॉस लाजम लगाएं। स्टॉप लॉस का मतलब पिछले सेशन में हम डिटेल में बात कर चुके कि थोड़े नुकसान में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। थोड़ा नुकसान अगली बेहतर ट्रेड लेके, सही जगह से लेके, अपनी गलती से सीख के आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नुकसान हो गया तो फिर उसको शायद आप पूरा ना कर सकें जल्दी, वो आपको और प्रॉब्लम बना देगा आपके लिए। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, वापस आते हैं कि जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक होती है, ये हमें ये बताती है कि हमें सही जगह से बाय की ट्रेड कहां से मिल रही है या सेल की ट्रेड कहां से मिल रही है, वो है वन डे के चार्ट। लेकिन फर्ज करें कि अगर वन डे के चार्ट के ऊपर या उनके नजदीक तो है ही नहीं मार्केट, तो फिर हम क्या करेंगे जी? भाई ये टेक्नो स्पार्क आप जो टिक लगा रहे हो, तो मैंने आपको परमानेंट ब्लॉक करना है भाई अब। ठीक है, ये फौरन रिमूव करो, टेक्नो स्पार्क 6 गो। और नेक्स्ट टाइम ये आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। ओके जी, तो अगर वन डे के चार्ट के ऊपर जो आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है, वहां से आपको ट्रेड अच्छी नहीं मिल रही, तो फिर आप 4 घंटे के जो लेवल्स हैं, ठीक है, वहां से आप देखते हैं कि वहां से आपको अगर कोई ट्रेड अच्छी मिल रही है तो वो ले सकते हैं। तो 4 घंटे के आपने लेवल कौन से बनाए थे यहाँ पे? 4 घंटे के लेवल्स आपने बनाए थे ये ब्लू वाले। ठीक है, अब देखें कि यहां से ये ऊपर गई थी, यहां से 4 घंटे का लेवल इसने तोड़ा नहीं ऊपर, यहां से आपने सेल की ट्रेड ली, ठीक है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगी। तो इसका जो एसएल था वो कहाँ पे होना चाहिए था? इससे कम से कम 15-20 पिप ऊपर, लेट से कि यहाँ पे होना चाहिए था। टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी? अगला जो ये देखें वन डे का, सॉरी 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस ये बाय की ट्रेड आई, यहां से देखें नीचे आई, तो ये 4 घंटे का ये सपोर्ट का लेवल है, यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड पकड़ ली, एसएल नीचे, टीपी ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें, ये ऊपर से ऊपर गई आपकी टीपी, ये वाली हिट हो गई लेकिन रिस्की थी। यहां से सेल की नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड आपने पकड़ी। ठीक है, टीपी आपकी पहले यहां पे थी, नेक्स्ट बड़ी टीपी यहां पे थी, आप उसको जैसे ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई सेल की, आपने जो है वो जो स्टॉप लॉस था उसको थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आए आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे निकल गए टीपी से, और या मैक्सिमम टीपी आप यहाँ पे आपकी हिट हो गई। यहां से आप देखें 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल है, यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड आपने पकड़ी। ठीक है, एसएल आपका वही इस लेवल से 15-20 पिप नीचे, और टीपी आपकी पहली टीपी यहाँ पे थी 1 घंटे का जो रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि ये इसको क्रॉस करके हो सकता है ऊपर ही ना जाती, लेकिन जब आपने देखा कि ये तो इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि अपना एसएल नीचे से उठा के यहाँ पे ऊपर ले आए आप प्रॉफिट में, और टीपी अपनी यहां से बढ़ा के आपने ऊपर यहाँ पे कर दी 4 घंटे की सपोर्ट पे। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम टीपी इस तरह से हिट हो गई। फिर आप देखें ऊपर ये वन डे का चार्ट आ गया, वहां से आपको अच्छी ट्रेड मिली। फिर वापस देखें 4 घंटे के चार्ट ने इसको रोका नीचे जाने से, यहां से जब ऊपर जाने लगी तो आपने बाय की ट्रेड ली। तो इस तरीके से फिर दूसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी होगी वो होगी कौन से लेवल की? 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल आपने वन डे और 4 घंटे के चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। आगे चल के जिस वक्त आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी,
फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप लाइव जो जहां पे कैंडल चल रही होती है वहां पे 1 घंटे का भी लेवल बना लें आप। ये देखिए मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है। तो अगर आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वो वीक होते हैं, कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप देखें ये 1 घंटे का चार्ट है, तो इसके मुताबिक ये एक लेवल था, ये सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट का ये वाला, जो कि टूट चुका हुआ है। देखें ये कैंडल इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज हो चुकी हुई है, तो ये लेवल टूट चुका हुआ है सपोर्ट का। अब इसी तरीके से जो अगला 1 घंटे का आ रहा है हमारा जो लेवल सपोर्ट का, इसके बाद वो कहां पे आएगा, वो आएगा ये नीचे। ये तो छोटा लेवल है क्योंकि अकेली कैंडल का ये लो पॉइंट है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप देखें 3-4 कैंडल्स इकट्ठी एक ही पॉइंट पे रुकी हुई हैं। तो अगला हमारा 1 घंटे का जो लेवल आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ये वाला सपोर्ट का लेवल। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस का लेवल अगर ऊपर जाते हुए बनाए, तो अभी ये कैंडल के लिए पहली रेजिस्टेंस तो ये है ना इमीडिएट, और इसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक वो होगी ये वाली, ये रेजिस्टेंस होगी जी दूसरी, और इससे बड़ी फिर ऊपर ये वाली होगी। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 घंटे का जो चार्ट आप उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं वो जल्दी टूट सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाने से पहले आपकी 4 घंटे के चार्ट और 1 दिन के चार्ट के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब उसके ऊपर आपकी 2-4 दिन या हफ्ता 2 हफ्ते प्रैक्टिस हो जाएगी, 5-7 दिन, तो उसके बाद आप 1 घंटे के जो लेवल्स होते हैं उनके ऊपर आप आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के आप जब देखें, जब आपकी ग्रिप बन गई है तो फिर आप 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी लेवल बनाते हैं, ठीक है। वो भी काफी सपोर्ट दे रहे होते हैं, अच्छा खासा आपको टाइम देते हैं वो भी प्रॉफिट में ट्रेड लेके निकलने का। लेकिन बेशक वो कमजोर होते हैं, लेकिन जब आपकी ग्रिप बन गई तो आप जाहिर है उसमें भी फिर वो आप खिलाड़ी बन जाते हैं ना। फिर आप 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के वहां से भी आप प्रॉफिट लेके निकल रहे होते हैं और अपना एसएल और टीपी लगा रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई जी। आज हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मल्टी जो टाइम फ्रेमिंग है वो कैसे करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर जो मैंने अभी ये 1 घंटे के बनाए हैं लाइव पे, तो यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे जाऊं, तो अब यहाँ पे 4 घंटे का एक लेवल तो ये वाला बन रहा है, ये वाला 4 घंटे वाला भी बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी। ये पहला कैंडल नीचे है, इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगला जो इसका 4 घंटे का है वो यही वाला बन रहा है, लेकिन अकेली सिंगल कैंडल का सपोर्ट। लेकिन ये जो ऊपर लेवल है ना ये वाला, ये रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये वाला। क्यों? क्योंकि तकरीबन यहाँ पे 2 कैंडल्स क्लोज हुई हुई हैं, ये देख लें, ठीक है। तो ये बड़ा लेवल होगा 4 घंटे का रेजिस्टेंस का, यहाँ पे सपोर्ट का ये भी और ये बराबर है, और रेजिस्टेंस का ये पावरफुल लेवल है ऊपर जाने से जो रोकेगा, क्योंकि पहले 2 घंटे की कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है। तो इस टेक्निक को कहते हैं जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग। अच्छा, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है जी। प्रैक्टिस करने के बाद जहां पे आप कंफ्यूज हो तो आप इस तरह करें कि वहां पे उस चार्ट के ऊपर आप पिक्चर बना लें, क्लियर पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लें, और वो मुझे आप 1-2 स्क्रीनशॉट सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, ठीक है। और वॉइस मैसेज साथ कर दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं जिस वक्त मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश की मशहूर कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहली दफा जब आप कोई भी काम करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। जब आप उस काम को बार बार करना शुरू करते हैं, जितना आपको समझ आया अपनी समझ के मुताबिक, तो वैसे वैसे उसके अंदर परफेक्शन आना शुरू हो जाती है, वो आप जबरदस्त तरीके से करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी दफा जो लेवल बनाएंगे पहली दफा से बेहतर बनेंगे, तीसरी दफा जो बनाएंगे वो दूसरी दफा से बेहतर बनेंगे, चौथी दफा जो बनाएंगे वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, ये वाला टॉपिक यहाँ पे हुआ खत्म। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं जी कि आज का हमारा दूसरा सेशन का टॉपिक वो था फंडामेंटल नॉलेज के बारे में।
कि फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है। अच्छा जी, आप सब दोस्तों को पता है कि जब हमने ये सेशन शुरू किया था, ये बैच, तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स में जो नॉलेज है वो दो तरह का होता है। फॉरेक्स का नॉलेज दो तरह का होता है। एक सेकंड। फॉरेक्स का जो नॉलेज है वो दो तरह का हमने बात की थी, कि एक होता है टेक्निकल नॉलेज, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अगले भी पार्ट्स हैं, दूसरा तीसरा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो नॉलेज था जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, इसके बारे में आज हम सीखेंगे जी कि ये क्या है। देखिए, फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं खबरों के इल्म को, खबरों का इल्म, यानी न्यूज का नॉलेज, नॉलेज ऑफ न्यूज। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब याद रखें कि जो फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज होती है ना, न्यूज इन फॉरेक्स, वो दो तरह की होती हैं, पहली और दूसरी। पहली खबरें वो होती हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं, पहले से तयशुदा होती हैं। एक मिनट जी, पहले से तयशुदा होती हैं। अच्छा, ये खबरें जो होती हैं, इनका हमें पहले से पता होता है। जो पहली किस्म मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस वक्त आनी है, ये खबरें पहले से तयशुदा होती हैं। यानी आप एक महीना पहले आपको आपको पता चल जाता है, आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन डॉलर है, आज से एक महीना बाद अमेरिकन डॉलर की मंडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे कौन सी खबर आने वाली है, उस खबर की हेडिंग क्या होगी और उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है, तखमीना क्या लगाया जा रहा है, ठीक है। इसका हमें दिन भी, टाइम भी महीनों पहले से पता होता है। ये पहले से तयशुदा खबरें होती हैं। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें ये खबरें कहाँ पे पता चलेंगी। तो मैं एक वेबसाइट लिख देता हूं यहां पे, आप इस वेबसाइट के ऊपर भी ये खबरें देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की और भी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप ये खबरें इनका आप देख सकते हैं। ओके जी, वेबसाइट का एड्रेस मैं लिख रहा हूं जी, www.forex फैक्ट्री, FACTORY, forex factory.com, ठीक है, ये वेबसाइट है जी।
ये आप नोट कर लें। और इसकी आपकी मर्जी है, गूगल पे इसको वेबसाइट ओपन कर लें, या फॉरेक्स फैक्ट्री की ऐप भी है प्ले स्टोर में, फॉरेक्स फैक्ट्री, FACTORY, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये डाउनलोड कर लें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी आगे तीन तरह की खबरें होती हैं, बल्कि इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं आ जाता हूं कि जो मैंने बात की थी कि फॉरेक्स में खबरें दो तरह की होती हैं। पहली जो पहले से तयशुदा, और दूसरी कौन सी खबर होती है, जो पहले से तयशुदा नहीं होती। जो दूसरी किस्म वो है जो पहले से फिक्स नहीं होती, पहले से तयशुदा नहीं होती, बल्कि अचानक आती है। याद रखें कि ये जो दूसरी किस्म की खबरें हैं ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये खबरें जो हैं, जो अचानक आती हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं जी। क्यों? इसलिए कि इसके बारे में पहले से लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, किसी को भी पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसालें देने लगा हूं कि किसी एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पे हमला, जंग या हमला, ये दुनिया में एकदम नमूदार होगा। खबर आएगी कि फलाने मुल्क ने फलाने मुल्क पे हमला कर दिया है। तो इसका जो असर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स के ऊपर, वो बहुत शदीद होता है। जैसे जलजला नहीं आता, इस तरीके से झटके महसूस होते हैं चार्ट्स के ऊपर, बड़ी स्पीड से फिर कोई प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है, वो आगे हम बात करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से कोई बड़ी वबा आ जाए, कुदरती आफत आ जाए, ठीक है, कोई कुदरती आफत बड़ी, जैसे बहुत तबाहकुन जलजला होता है किसी एक मुल्क में, किसी एक इलाके में आ जाए, बहुत ज्यादा अगर तबाही हो जाएगी तो उसका भी उस मुल्क की करेंसी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए, बहुत बड़ा कुदरती सैलाब आ जाए, जिस मुल्क में आए, जिस मुल्क में तबाही ज्यादा होगी, उस मुल्क की करेंसी पे उसका बहुत असर पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से कोई ऐसी वबा, ठीक है, आफत, जो बहुत खतरनाक हो और बड़ी तेजी से दुनिया में तबाही फैलाए, उसकी वजह से भी फिर काफी खतरनाक जो है वो रिजल्ट, उसका असर हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको हम ये कह देते हैं कि ये जो दूसरी किस्म की खबरें होती है ना, जो पहले से तयशुदा नहीं होती, इनको हम कहते हैं जी मेजर फंडामेंटल्स। मेजर का मतलब बड़े, फंडामेंटल्स। जैसे इस वक्त एक मेजर फंडामेंटल चल रहा है, क्या? ये वाला और ये वाला, कि हम फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग लगी हुई है, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब निकलेगा, लेकिन ये जब तक इसमें रोज इसमें जिस वक्त शिद्दत आएगी, तो इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा, शिद्दत के साथ, बड़ी तेजी के साथ। थोड़ा सा स्लो होगी तो फिर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम आ जाते हैं कि जो खबरें पहले से तयशुदा होती हैं, उनके ऊपर जो है वो हम देखते हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। तो जो खबरें पहले से तयशुदा हैं, ये भी तीन तरह की होती हैं जी। पहली किस्म, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। पहली किस्म जिसे हम कहते हैं लो इम्पैक्ट न्यूज, यानी कम असर वाली खबर, जिस खबर का असर बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कम, लो इम्पैक्ट वाली है। दूसरी खबर होती है जिसे हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज।
यानी दरमियाने असर वाली खबर। दरमियाने से मुराद ये है कि ना बहुत ज्यादा असर होगा इसका और ना ही बहुत कम होगा, दरमियाना। ठीक है, आगे देखेंगे कितना। और तीसरी खबर होती है जिसे हम कहते हैं हाई इंपैक्ट न्यूज। हाई इंपैक्ट, इसका मतलब है, हाई का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी ये बहुत ज्यादा असर वाली खबर होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो लो इम्पैक्ट की न्यूज होती है ना, इसका जो असर होता है वो 10 से 15 मिनट तक जारी रहता है। अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका की खबर है तो उसका असर अमेरिकी डॉलर के ऊपर ही होगा ना, जो उस मुल्क की करेंसी है। अगर खबर पॉजिटिव आ गई, उसका रिजल्ट जो है खबर का पॉजिटिव आ गया, तो उसकी वजह से अमेरिकी डॉलर ऊपर जा सकता है, लोग उसको बाय करेंगे ये सोच के कि इस खबर की वजह से अमेरिकी डॉलर ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका असर कितने मिनट तक रह सकता है? आमतौर पे 10-15 मिनट, क्योंकि छोटी खबर है। लेकिन अगर मीडियम इंपैक्ट की खबर होगी, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव हो खबर उस मुल्क की करेंसी के लिए या नेगेटिव हो, पॉजिटिव खबर होगी तो उस मुल्क की करेंसी ऊपर जा सकती है, नेगेटिव खबर होगी तो उस मुल्क की करेंसी नीचे जा सकती है। लेकिन वो जो असर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अमूमन जो है वो 15 से 30 मिनट तक रहता है, अमूमन। ठीक है जी। लेकिन अगर एक खबर हो बहुत बड़ी, यानी हाई इंपैक्ट वाली, तो हाई इंपैक्ट वाली जो खबर होती है, इसका असर जो है वो 1 घंटे से लेके बाजू का 2-3 घंटे तक भी रह सकता है। आगे आते हैं जी। अब मैं देखें, इसका आपको मजीद बेहतर पता चलेगा जब मैं फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करता हूं, ये वेबसाइट ओपन करने लगा हूं। ठीक है, उसके ऊपर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके जी। अब मैं ओपन करने लगा हूं जी फॉरेक्स फैक्ट्री। ये गूगल के ऊपर आप देखें www.forex, FOREX, फॉरेक्स FACTORY, forexfactory.com। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका होम पेज ओपन होगा। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये चार्ट से हैं। ठीक है, नीले, इनको छोड़ दें आप, मुख्तलिफ पेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये वैसे ही हैं। असल जो पेज इसका है वो है ये नीचे, ये देखें, ये जहां पे टुडे लिखा हुआ है, अक्टूबर 16। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इस ये जहां पे टुडे लिखा हुआ है ना, अक्टूबर 16, इसके नीचे आप देखें ये टाइम लिखा हुआ है, ये पट्टी पे, ये अभी का टाइम है 8:51 दुबई का टाइम है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने ये वेबसाइट ओपन की है अपने लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे या इवन मोबाइल पे, तो यहाँ पे जो टाइम है ना, वो आपने देखना है कि क्या आपके डिवाइस के मुताबिक है ये टाइम। अब देखिए मेरे लैपटॉप पे भी टाइम यही है, 8:52 या 51। यहाँ पे भी ये टाइम है। अगर ये मुख्तलिफ हो तो आपने यहाँ पे ये जो टाइम है ना फॉरेक्स फैक्ट्री का, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना टाइम सेट करना है सबसे पहले। ठीक है जी, ये जैसे मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे करता हूं अपना, हमारा जो अबू धाबी का है ये वाला। ठीक है, सेव सेटिंग की। अब देखिए मेरा 8:52 एग्जैक्ट वही टाइम हो गया है। तो आपने भी यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री की पट्टी पे जो टाइम आ रहा है उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के टाइम के मुताबिक सेट करना है आपने। इसका फायदा क्या होगा कि अब ये जो खबरों का टाइम है ना नीचे यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री में, वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के मुताबिक आएगा, उसने ऑटो एडजस्टमेंट कर दी है। अब आप देखें कि ये आज के दिन की, ये लिखा हुआ है मंडे अक्टूबर 16, ये आज के पूरे दिन की खबरें हैं, जो ज्यादा अहम खबरें हैं पूरी दुनिया की फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो अब आप देखें ये टाइम लिखा हुआ है जी। ठीक है, यहाँ पे टाइम की हेडिंग है, आगे ये करेंसी की हेडिंग है कि कौन सी करेंसी के बारे में खबर है आज आने वाली है। ठीक है, अब देखें ये NZD पहली खबर थी दुबई के टाइम के मुताबिक 1:30 सुबह, सुबह यानी कि आधी रात को न्यूजीलैंड डॉलर की खबर थी।
और आगे देखें ये इम्पैक्ट का फोल्डर बना हुआ है, हेडिंग बनी हुई है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब कि ये इस खबर का असर कितना एक्सपेक्टेड था। वो जो मैंने बताया 3 तरह के असर होते हैं, कम, दरमियाना और ज्यादा। ठीक है, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट। आप देखेंगे इम्पैक्ट के नीचे जो फोल्डर बना हुआ है ये येलो रंग का फोल्डर है। इस फोल्डर के ऊपर जब मैंने माउस रखा तो यहां पे लिखा हुआ आ गया लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ये लो इम्पैक्ट वाली न्यूज है, यानी इम्पैक्ट के नीचे जिस फोल्डर का कलर येलो होगा ना। अगली खबर देखें, सुबह 3:01 पे थी, वो थी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी के बारे में, लो इम्पैक्ट की। उसके बाद सुबह 8:30 जैपनीज येन की खबर थी, वो भी लो इम्पैक्ट की थी। उसके बाद सुबह 10 यूरो की थी, वो भी लो इम्पैक्ट की थी। लेकिन ये खबर आप देखें 4:30, शाम 4:30, सपहर 4:30, ये एक खबर थी अमेरिकन डॉलर की, यूएसडी की, और इसका फोल्डर का कलर देखें क्या लिखा हुआ है, रेड। और जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके आया तो ये लिखा हुआ आ गया हाई इंपैक्ट न्यूज। याद रखें, फॉरेक्स फैक्ट्री में जिस खबर के आगे इंपैक्ट का जो फोल्डर है उसका कलर रेड होगा, वो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है, सुर्ख फोल्डर वाली खबर, खतरे की घंटी। और इसी तरीके से ये देखें नीचे 2 खबरें थी 6:30, एक कैनेडियन डॉलर की और दूसरी अमेरिकन डॉलर की। ठीक है, तो ये दोनों के जो कलर हैं फोल्डर्स के वो कौन से हैं जी, ऑरेंज। तो जो ऑरेंज कलर का फोल्डर है इसका मतलब होता है मीडियम इंपैक्ट की न्यूज, दरमियाने असर की न्यूज। ठीक है जी, ये आ गई हमारी ओके जी। तो अब इंपैक्ट का फोल्डर का कलर देखना है। उसके बाद आगे ये हेडिंग है खबर की। ठीक है, पढ़ने का जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो तो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं इंग्लिश पढ़ना आती उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने सिर्फ रंग देखना है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखें, असल बात ये होती है कि जब किसी खबर अभी आई नहीं होती, जैसे मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा कि आज तो 6:30 तो गुजर गए ना दुबई का टाइम। अब इसके बाद आज के दिन में और कोई खबर नहीं आने वाली। अब मैं कल की देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये वो खबरें हैं जो पहले से तयशुदा हैं, ये पूरे 1 महीने की आप एडवांस में देख सकते हैं। अब जैसे कल की, आज 16 अक्टूबर है, मैं यहां पे देखें कल की जो आने वाला दिन है 17 अक्टूबर, टुमारो की मैं देखने लगा हूं। कल के दिन की ये खबरें आने वाली हैं जी, पूरे दिन की देखें कितनी ज्यादा खबरें हैं कल। ठीक है, और कल हाई इंपैक्ट की खबरें देखें कितनी हैं। ठीक है, रेड फोल्डर वाली। अच्छा, कल की जितनी भी खबरें हैं वो हेडिंग के आगे देखें, हर खबर के नीचे, हर खबर के आगे ये डिटेल का फोल्डर है। ये उन दोस्तों के लिए है जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो इस खबर की पहले से को मालूम करना चाहते हैं कि ये खबर कौन कहां से आएगी, इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। वो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो अगली विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें बहुत कुछ होगा उनके पढ़ने के लिए। लेकिन अगली जो असल बात है वो ये देखें कि जो खबर आने वाली होती है, जैसे ये कल की सारी खबरें आने वाली है ना, तो इनका जो एक्चुअल का खाना है, ये देखें एक्चुअल की हेडिंग है, ये एक्चुअल का खाना जो होता है वहां पे लिखा हुआ कुछ नहीं होता, वो खाली है खाना सारा। एक्चुअल का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आना है ना खबर का, जब उसका टाइम आएगा जिस दिन, उस टाइम के ऊपर यहां पे रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर खबर की जो फोरकास्ट होती है, जो तखमीना होता है, अंदाजा जो लगाया जा रहा होता है रिजल्ट के बारे में कि क्या रिजल्ट आ सकता है, वो पहले से दिया हुआ होता है। ये देखें फोरकास्ट के खाने में। ठीक हो गया जी। तो हमने ये देखना होता है कि जब कोई खबर आएगी उसका जब टाइम, यानी कि कल ये 12:30 पे सुबह अमेरिकन डॉलर की एक खबर है उसका। अच्छा, याद रखें कि रिजल्ट किसका आता है, जिसका तखमीना दिया हुआ होता है, जिस खबर का पहले से अंदाजा पहले से लगाया जा रहा होता है। ये देखें यहां पे लिखा हुआ है फोरकास्ट। लेकिन जिसका फोरकास्ट भी नहीं दी जा रही, अंदाजा ही नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब है कि वो किसी बंदे की बातचीत है। वो रिजल्ट क्या आना है, वो बंदे ने बातचीत करनी है। जैसे देखें ये 12:30 खबर है कल,
रात यानी कि थोड़ी देर के बाद अगली डेट जैसे शुरू होगी। तो ये कोई बंदा है जिसका नाम है हार्कर, ठीक है, एफओएमसी कहते हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी को। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है ना, स्टेट बैंक, उससे कहते हैं फेड बैंक, उसकी एक कमेटी है, उसका उसको एफओएमसी कहते हैं, एफओएमसी कमेटी, ठीक है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का जो मेंबर है जिसका नाम हार्कर है, उसने कहीं पे स्पीच करनी है, ठीक है, तो बातचीत करनी है, इसलिए उसकी पहले से फोरकास्ट कोई नहीं है। फोरकास्ट उसकी दी हुई होती है पहले से, जिसका फिक्स्ड कोई रिजल्ट निकालना होता है, नतीजा देना होता है कि भाई इतने % रिजल्ट आया है। मेरी बात समझ गए हैं जी? अच्छा, जैसे खबर आएगी तो जिसकी तखमीना, जिस खबर की फोरकास्ट या तखमीना पहले से दिया हुआ है, उसके आगे यहां पे एक्चुअल के खाने में वो रिजल्ट लिखा जाएगा। आपने देखना होता है कि उस रिजल्ट का जो एक्चुअल आया है उसका कलर क्या है। 3 कलर होंगे जी। एक रेड कलर में रिजल्ट लिखा जाएगा, जिस खबर का रिजल्ट रेड कलर में लिखा जाए इसका मतलब है वो नेगेटिव है, वो अच्छी खबर नहीं आई, रिजल्ट के मुताबिक वो नेगेटिव खबर है। और अब इसको लोग सेल कर सकते हैं। ये जो करेंसी है जिस जिस पेयर में है, ये इसके नीचे जाने का चांस है, कितना जितना उसका असर है, इंपैक्ट फोल्डर। और अगर उस खबर का रिजल्ट ग्रीन कलर में आ जाए, सब्ज कलर में यहां पे लिखा हुआ आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ग्रीन का मतलब लोग इसको बाय कर सकते हैं, इस करेंसी को। और एक तीसरा होता है जो ब्लैक कलर में आता है। लें जी, मैं आज जितनी भी खबरें आई आज के दिन में सारी आ चुकी हुई है ना, आप पीछे आ गया हूं मैं आज के दिन में, ये देखें एक्चुअल के खाने में देखें, ये जिसका फोरकास्ट दी हुई थी, ये देखें ये खबर, ये रिजल्ट जब आया जापानीज येन का, तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है। रेड कलर में अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ये इस जिस करेंसी के मुतल्लिक ये खबर थी वो नेगेटिव आ गई उस करेंसी से मुतल्लिक। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, ये रेड कलर में रिजल्ट आ गया। और नीचे आप देखें, ये एक खबर थी यूरो की, इसका रिजल्ट आ गया ग्रीन कलर में। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव खबर आई है यूरो के लिए, इसकी वजह से लोग इसको बाय कर सकते थे, बाय किया होगा लोगों ने। लेकिन कितना, खबर के असर को सामने रखते हुए, इंपैक्ट को सामने रखते हुए। अच्छा, आगे देखें कि 4:30 बजे एक खबर थी यूएसडी की, अमेरिकन डॉलर की, जो कि थी हाई इंपैक्ट की न्यूज। वो आ गई, ग्रीन कलर का डेटा आ गया एक्चुअल के नीचे। इसका मतलब है कि इस खबर का जो रिजल्ट था वो अमेरिकी डॉलर के लिए पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और लोगों ने इसको बाय किया था यूएस डॉलर को, ठीक है। और आप में से कुछ दोस्त जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने देखा कि इस खबर के रिजल्ट के बाद आज गोल्ड, जिसका पेयर बना हुआ है डॉलर के साथ, गोल्ड नीचे गिरा था क्योंकि डॉलर ऊपर गया इस वजह से, तो इसलिए गोल्ड नीचे आया, ठीक है जी। तो ये वो रिजल्ट था। तो अब हम इस तरीके से, अच्छा एक और कलर भी है बीच में रिजल्ट का, ये ब्लैक कलर में भी रिजल्ट आता है। ब्लैक कलर का मतलब होता है न्यूट्रल। तो 3 तरह के कलर्स में रिजल्ट आता है। एक ब्लैक, अगर एक्चुअल ब्लैक में लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था तकरीबन उतना ही आया है, अब इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना करेंसी ज्यादा ऊपर जाने के चांस है ना ही नीचे जाने के। और अगर आ जाए यहां पे कलर लिखा जाए फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर न्यूज का ग्रीन कलर में, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस मुल्क की करेंसी के ऊपर जिसकी ये खबर थी। अगर आ जाए रेड कलर में, इसका मतलब है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस मुल्क की करेंसी के ऊपर जिसकी ये खबर थी, ठीक है जी। अच्छा, आपने करना क्या होता है कि आपने कम से कम एक हफ्ते के लिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए, जब भी आपने चार्ट ओपन करना है ना डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए भी, तो आपने जहां पे चार्ट आप देखें ना, किसी भी पेयर का चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई किया, तो फर्ज करें एक जगह के ऊपर, एक पेयर के ऊपर आपको ट्रेड मिल रही है कि यहां से बड़ी अच्छी ट्रेड है, आप लेना चाह रहे हैं, तो उस पेयर के अंदर 2 करेंसियां हैं ना, ठीक है, कोई 2 करेंसियां हैं, उनमें से फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देखें कि उन दोनों करेंसियों में से किसी एक की या दोनों की कोई न्यूज तो नहीं आने वाली।
अभी 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। या ऐसा तो नहीं है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले न्यूज आके गुजर चुकी हुई है, अभी न्यूज के असर की वजह से मार्केट तेज हुई हुई है, जो न्यूज आई उसका नतीजा जो आया है। तो आपने ये देखना है फिर एक और बात, कि अगर न्यूज आने वाली है तो जैसे न्यूज आएगी, मिसाल के तौर पे न्यूज है अमेरिकन डॉलर की, और कोई ऐसा पेयर देख ले जिसमें अमेरिकन डॉलर है, जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी सीएडी हो गया, यूएसडी यूरो हो गया, यूएसडी जीबीपी हो गया, ऐसा पेयर कोई देख ले जिसमें यूएसडी मौजूद है। तो जैसे ही यूएसडी का रिजल्ट आया खबर का, यहां पे देखें रिजल्ट क्या आया है, फर्ज करें पॉजिटिव आ गया, आप देखें कि उस पेयर के ऊपर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, कितना उसको लोग बाय करेंगे, और वो तेजी जो मार्केट में है, कैंडल्स की जो मूवमेंट की तेजी है, वो कितने देर तक रहेगी, तो वो आपने देखना होता है। ठीक है जी। तो आपने कम से कम एक हफ्ता ये इसको ऑब्जर्व करना है कि खबर कौन सी आई, लो इंपैक्ट की थी, मीडियम इंपैक्ट की थी, या हाई इंपैक्ट की थी, और उसका जो असर है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कितनी देर तक पड़ा और कितनी मूवमेंट हुई। तो इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा, कुछ 4-5 दिन आप देखेंगे ना इसको, आधा आधा घंटा भी, एक एक घंटा भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस खबर का रिजल्ट कितना पड़ता है। फिर आपको फ्यूचर में खबरों के असर को समझने में एक आसानी हो जाएगी, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, वो खबर आने से पहले, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये तो आज खबरें आ गई ना, अब मैं कल के, जो कल आने वाला है 17 तारीख को, ये देखें मैंने ये टुमारो पे चला गया यहां से ऊपर से, तो ये अब एक खबर है, ये न्यूजीलैंड डॉलर की हाई इंपैक्ट की न्यूज आनी है सुबह 1:45 बजे। तो अभी रिजल्ट तो नहीं आया ना, मैं अभी ही डिटेल वाला जो फोल्डर है उसको क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये डिटेल वाला पेज ओपन हो गया है। इस पेज के लेफ्ट साइड पे तीसरे नंबर पे जो हेडिंग है, ये यूएल इफेक्ट, ये लाजम पढ़ना होता है आपने। ये यूएल इफेक्ट, इस खबर का जो अमूमी असर है वो क्या हो सकता है, ये देखें, एक फिक्रा है जी, एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब जो रिजल्ट आना है, ग्रेटर अगर ज्यादा हुआ, देन फोरकास्ट, जो तखमीना लगाया जा रहा है अगर एक्चुअल उससे ज्यादा हुआ, इज गुड फॉर करेंसी, तो ये करेंसी को मजबूत कर सकता है, करेंसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लोग इसको बाय करेंगे। मेरी बात समझ गए? और अगर ग्रेटर ना हुआ, अगर एक्चुअल लेसर देन फोरकास्ट हुआ, इज बैड फॉर करेंसी, इज नॉट गुड फॉर करेंसी, करेंसी नीचे जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे, ये क्या कहानी है, सारा कहाँ से डेटा आता है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, वो पब्लिश करता है, ये क्या है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हर खबर के आगे ये डिटेल का फोल्डर, उसको क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करूं, कि मैंने आपसे एक बात की थी कि जो होती हैं मेजर फंडामेंटल्स, जो 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 खबरें फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नहीं लिखी हुई, जो पहले से तयशुदा नहीं है, अचानक आती हैं, तो उनका असर कितनी देर तक रह सकता है? उनका असर बहुत लंबे अरसे तक रह सकता है, जब तक वो खबर रहेगी मार्केट में, जब तक उसके अंदर शिद्दत आती रहेगी, वो मार्केट के ऊपर बड़ी तेजी, वो असर डालेगी। जब थोड़ी सी उसमें कमी आएगी तो मार्केट के अंदर असर कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यही इस वक्त देखें, एक मेजर फंडामेंटल चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, फलस्तीन और इसराइल की जंग का। जैसे ही इसमें तेजी आती है, जैसे ही दुनिया को ये पता चलता है कि ओहो अब तो ये जंग बहुत खौफनाक हो सकती है, काफी सारे मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है, तो एक दम से लोग क्या करते हैं, जो कुछ मुल्कों की करेंसियां हैं बड़ी बड़ी, उनको सेल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अमेरिकी डॉलर है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो जेप, सारे मुल्कों की करेंसियां। लेकिन वो क्या बाय करते हैं, वो गोल्ड को बाय करते हैं। याद रखें कि जब भी दुनिया में कोई जंग का खतरा होता है ना, या तबाही फैलने का खतरा होता है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो गोल्ड को बाय करते हैं, ये सोच के कि यार ये जो कागज की करेंसियां हैं, ये तो पता नहीं कल को इनकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, लेकिन सोना हमेशा महंगा होता है क्राइसिस के अंदर। जब जब दुनिया में तबाही आती है, तबाही के फैलने का या शिद्दत में इजाफे का खतरा होता है,
ठीक है, तो लोग गोल्ड को बाय करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कुछ मुल्कों की करेंसियां भी ऊपर जाती हैं, लोग बाय करते हैं, जैसे स्विस फ्रैंक है, CHF, ठीक है जी। जैसे कुछ और धाते हैं, जैसे चांदी होगी, सिल्वर, ठीक है जी, उसको भी लोग बाय करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेजर फंडामेंटल का असर उस वक्त तक रह सकता है जब तक कि वो उसका रिजल्ट नहीं निकलता, जब तक वो मसला हल नहीं होता। वबा है तो वो खत्म नहीं होती, या उसकी कोई इलाज नहीं आ जाता। जंग है तो वो खत्म नहीं हो जाती, कोई फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, जलजला है, जलजले के झटके खत्म नहीं हो जाते, तबाही खत्म नहीं हो जाती। तो उसका खबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे तक तबाही फैलाएगी खबर, और उस वक्त तक, जब तक वो जब जब तबाही ज्यादा फैलाएगी उस वक्त फिर वो मार्केट के ऊपर असर अपना ज्यादा डालेगी। तो लें जी, आज का जो सेशन है मेरा यहां तक ही जी। अब आप सब दोस्त अपने अपने माइक ऑन कर लें, जिसने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकता है जी, आज के टॉपिक्स के हवाले से।